डी एंड एफ ब्लॉक से आप कुछ भी पढ़ लो, क्वेश्चंस वहीं से आएगा जो बातें मैं आपको बताऊंगा। चाहे तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, अगर आप देखोगे तो उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। सिमिलरली डी एंड एफ ब्लॉक में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस वहीं से आता है जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? 3D सीरीज। अभी जो 3D सीरीज है मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखो। 3D सीरीज को याद करना है। कैसे स्टार्ट होगा? स्कूटी, याद करने का ट्रिक भी देख लो। स्कूटी वैन, स्कूटी वैन, कार, मत, फे, को, नी। अभी मैं सब समझा दूंगा। इसको ऐसे पढ़ना है कि स्कूटी, ऐसे पढ़ना है कि स्कूटी वैन कार मत फे को निक्कू जी, निक्कू जी। तो स्कूटी वैन कार मत फे को निक्कू जी, स्कूटी स्कूटी वैन कार मत फे को निक्कू जी। इसका नाम है 3D सीरीज। और क्वेश्चन 99% इवन 100% क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है। अभी जो स्कूटी वैन कार मत फे को निक्कू जी है वो 21 से स्टार्ट होगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 30 तक जाएगा। अब यहां पर इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है, इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आपको मन में क्या ध्यान रखना पड़ेगा? आपको मन में ध्यान रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये सीखो। हमेशा आर्गन लिखना है, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, 3D एंड 4s फिक्स कर देना है। आर्गन 3D 4s। अब मान लो मुझे, मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, mn का, तो मैं लिख दूंगा mn। और 25 को कैसे लिखना है ये देख लो। जो 5 है, जो बड़ा नंबर है, ये जो 5 है, देखो s में हमेशा 2 रहेगा। और जो बड़ा वाला नंबर है, बड़ा मतलब जो राइट हैंड में, जैसे 25 लिखते हैं, तो 25 का जो राइट हैंड है, राइट हैंड वाला जो पार्ट है वो डी के अंदर जाता है, डी के अंदर। तो राइट हैंड में कौन सा पार्ट है? 5, तो 3D है 5। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ईसी। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मुझे किसी ने कहा सर आप 27 का कैसे लिखोगे, तो सेम कोबाल्ट है, आर्गन लिखना है, 3D लिखना है एंड 4s। अब s के अंदर 2 को डाल दो और जो इसके राइट में है 27, जैसे हम 27 लिखते हैं, तो ये जो 7 वाला पार्ट है वो यहां जाएगा। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहां पर कुछ एक्सेप्शनल याद रखो। एक्सेप्शनल में आपका ये क्रोमियम, इसका जो एक्चुअली में होना चाहिए 3D एंड 4s, तो इसके s में ना 1 डालते हैं और d में 5 डालते हैं। अब d वैसे होना क्या चाहिए था? अगर आप ठीक से देखो तो होना ऐसा चाहिए था, ये 3D और ये 4s, और होना ये चाहिए था कि इसके s के अंदर 2 आएगा और ये जो 4 है वो d के अंदर आएगा। पर एक्चुअली में ना हम करते क्या है, एक्चुअली में यहां से हम इलेक्ट्रॉन यहां डाल देंगे, ऐसा कर देंगे हम। एक्चुअली में देखो थोड़ा ध्यान से प्लीज, अगर ये 24 था तो एक्सपेक्टेशन थी हमारी 3D 4 एंड 4s2। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो 4 है वो d में जाएगा और जो 2 है वो s के अंदर जाएगा, ये हमें पता है। पर एक्चुअली में हम क्या करते हैं, इसको ऐसा बना देते हैं, इसको हम 3D 5 एंड 4s1 कर देते हैं। रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे हम ये लिख सकते हैं कि जो D5 होता है, देखिए सुनना, D5, D10 एंड क्रोमियम का एक और याद रखना, क्रोमियम का D3, क्रोमियम का D3, क्रोमियम के लिए D3, ये सारे स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्या होते हैं? स्टेबल। तो यहां पर फिलहाल हमने क्रोमियम का D5 कराया है क्योंकि ये स्टेबल हो जाए। तो यहां पर स्टेबिलिटी की वजह से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से चेंज होकर यहां आ जाता है। वैसे सेम कॉपर के लिए भी है। कॉपर के लिए हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि ऐसा होगा 3D एंड 4s, s के अंदर 2 जाएगा और सर ने कहा था जो बड़ा वाला हिस्सा है 9 इसके अंदर जाएगा। पर हम इसको ऐसा बना देते हैं, इसको हम ऐसा बना देते हैं, देखो 3D10 4s1 बना देते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज देते हैं। रीजन क्या है? रीजन कि हम चाहते हैं चीजें स्टेबल रहे। D5 D10 और क्रोमियम के लिए D3 स्टेबल होता है। तो फिलहाल हमने स्टेबिलिटी के लिए क्रोमियम का D5 लिया और कॉपर का D10 लिया ताकि वो स्टेबल हो जाए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान गए तो इस चैप्टर के 90% क्वेश्चन आपकी जेब में जा चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक सारा खेल मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सपोज करो मैं आयरन लेता हूं, आयरन, और आयरन के लिए मैं आपको बताऊं तो ये 26 होता है। तो आप ऐसे लिखेंगे 3D एंड 4s आर्गन के बाद, और आप इसको बताएंगे कि देखिए यार s में तो 2 जाएगा और d में 6। अब देखिए 6 को कैसे लिखोगे आप? d के अंदर ना 5 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 डब्बे। D6 का मतलब समझिएगा मित्रों, D6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो 4 है, 4 यह है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी महिमा समझो। अनपेयर्ड का मतलब है ये सिंगल है, सिंगल। और सिंगल लोग हमेशा सेटिंग के जुगाड़ में होते हैं। जैसे आप लोग देखो, जैसे आप 8वीं पास किए होंगे, आपके अंदर एक अलग आग लग गई होगी कि आई एम सिंगल, मुझे कुछ कुछ करना है तो कपल पपल करना पड़ेगा। ये इट हैपेंस, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी कुछ होता है। ये कुछ एक कोई कीड़ा है 8वीं के बाद एकदम से घुस जाता है, लेकिन आजकल तो 8वीं से पहले कीड़ा घुस जा रहा है, छठी में, चौथी में, तीसरी साल, मतलब हर जगह आजकल देखो लड़कियां छोटी एज में ही चुपके से सिंदूर लगाती हैं, चुपके से, और बाल को ऐसे कर लेंगे ताकि सिंदूर ना दिखाई दे। और फिर करवा चौथ रखना स्टार्ट, मम्मी मार रही है, घसीट रही, तू पानी क्यों नहीं पी रही? मुझे प्यास नहीं लग रही मम्मा। जस्ट किडिंग गाइस, चलो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल। कभी भी अगर आप फ्यूचर में कुछ बनते हो और आपको लिखने आए कि देश का सबसे शरीफ आदमी कौन है, मेरा नाम लिखिए प्लीज, मुझसे शरीफ कोई नहीं। सो हम बात कर रहे थे सिंगल, हम बात कर रहे थे सिंगल। प्लीज ध्यान दो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहता है कि बॉन्ड बनाना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक में एक ही एल आएगा, मैं 2 एल जानबूझकर डाल देता हूं,
मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब सुनते रहो इसकी वजह से क्या क्या होगा। मैं चाहता तो यहां पर एक नोट्स लगा देता और बोलता रीड कर लो, नहीं, पर मैं लिख लिख के बता रहा हूं। देखो, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, और जब स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी तो हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन, एटमाइजेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? एटम्स को तोड़ना। अगर सोचो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, तो हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी मतलब एनर्जी, एटम को तोड़ने में, उसको तोड़ने में एनर्जी बहुत लगेगी। अच्छा, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से और भी काम होंगे। यहां पर होंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन की हेल्प से आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, तो सर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगा तो हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। उसकी वजह से और क्या हो सकता है? अगर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है तो इसकी वजह से और क्या हो सकता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। यानी बहुत सारे क्वेश्चन आप इसकी वजह से ही कर सकते हो। और ध्यान रखना, अगर ये हाफ फिल्ड है, जैसे ये हाफ फिल्ड है, देखो हाफ फिल्ड मतलब पार्शियल फिल्ड, फुल्ली फिल्ड नहीं है, नॉट फुल्ली फिल्ड, नॉट फुल्ली फिल्ड। अगर ये फुल्ली फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीटली फिल्ड। इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब क्या है कि एक के अंदर तो भले ही दो है पर बाकी सब तो सिंगल है, तो यह है इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो इसी वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाएगा, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। समझे मेरी बात को? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो हमारे पास है जिंक, जेडन, इसका होता है 3d10 4s2। अब ये फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली, ये फुल्ली फिल्ड है। ध्यान रखना, ट्रांजिशन मेटल किसे कहेंगे? ट्रांजिशन मेटल उसी को कहेंगे जिसका इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। यानी कि आपका जो जेडन है वो फुल्ली फिल्ड है, तो इसको आप ट्रांजिशन नहीं कहोगे। ट्रांजिशन क्या नहीं कहोगे? ट्रांजिशन, अरे क्या स्पेलिंग है? ट्रांजिशन, चलो जो भी, ट्रांजिशन एलिमेंट इसको नहीं कहोगे, नहीं, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो ये सारी बातें किसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये सभी की सभी चीजें डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ किस बात पे, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, प्लीज नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अभी जो हमने बात किया, क्या बात किया, ये सारी बातें। अच्छा, मैंने कहा था मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मुला भी बता दूंगा, ये रह गया। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मुला होता है अंडर रूट n2, n+2 ही होता है, ठीक है। और इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, bm, बोर मैग्नेटॉन। यानी n का मतलब क्या है? यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे इस क्वेश्चन में कितने अनपेयर्ड है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4, 4 × 4 + 2 √24। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हो। फटाफट आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर सभी चैप्टर के लिए चाहिए ना, तो यार एक बार ना बता दो मुझे कमेंट करके। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं बना भी दो वीडियो तो आप देखो कि नहीं देखोगे, और समझ में आ रहा है तो लाइक करो ना। लाइक करोगे तभी तो मुझे पता लगेगा कि आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हो, और पसंद कर रहे हो तो मुझे और ऐसी वीडियोस बनानी है। क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ी आइडिया लगेगा कि मुझे इसके ऊपर सीरीज कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। कमेंट करके बताओ कि हाँ सर कंटिन्यू रखो, और लाइक करके ये दिखाओ कि हम वीडियो पसंद कर रहे हैं, हम आपकी वीडियो देखेंगे। और मन करे ना तो मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर देना। आज मुझे सपोर्ट करोगे, कर्मा तुम्हें सपोर्ट करेगा। जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे कि भाई हाँ इस बंदे ने मुनिल की मेहनत को सपोर्ट किया था, कर्मा कहेगा आज मैं पेपर में इसको सपोर्ट करूंगा। लव यू ऑल, खूब आगे बढ़ेंगे और सीरीज कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो। चलो, अब अगला टॉपिक है हमारे पास कि ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या है भाई? कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कभी Fe+2 में होगा, कभी Fe+3 में होगा, कभी Mn जो है +7 में होगा, कभी Mn जो है +2 में होगा। तो ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कभी +2 कभी +3। क्यों? तो रीजन ये होता है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर एक 3d है और एक 4s है, तो इसको ना n कहा जाता है, ns, और ये होगा एक कम, n-1d। तो ध्यान रखना इनके बीच में लेस एनर्जी गैप होता है, लेस एनर्जी गैप। तो आप लोग लिखोगे कैसे एग्जाम में? आप लिखोगे बिकॉज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है? लेस एनर्जी गैप बिटवीन ns एंड n-d। तो लेस एनर्जी गैप की वजह से क्या होगा? होगा ये कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, और दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो कभी +2 कभी +7। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ns एंड n-d बोथ पार्टिसिपेट्स बिकॉज लेस एनर्जी गैप। बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, नोट्स तो इजीली कहीं से मिल जाएगा, नोट्स मैं ही दे दूंगा। और बताओ बाकी बस मेन बातें आप लिखते रहो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा कौन शो करता है? सबसे ज्यादा Mn का +7 तक जा सकता है, ये बात रखना। Mn शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में एक बात ध्यान रखना कि जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जनरली आपको कहां देखने को मिलेगा? ये जनरली आपको देखने को मिलेगा विथ ऑक्सीजन, यानी विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड्स में, या फिर फ्लोरीन के साथ मिलेगा, फ्लोरीन, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि देखो KMnO4, KMnO4 में क्या है? KMnO4 में ऑक्सीजन है ना, और यहां पर Mn जो है +7 में है, तो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीजन के साथ दिखाई देगा या तो फ्लोरीन के साथ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कैन स्टेबलाइज, स्पेलिंग देख लेना, कैन स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है ना, वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकता है। रीजन क्या? रीजन आपको पता होगा कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों छोटे साइज के हैं, और साथ ही साथ ये है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अदरवाइज मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, अभी मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं चीजों को, है ना। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्यार से देखना ध्यान से। अब हम ई नोट वैल्यू की बातें करते हैं।
ई नॉट वैल्यू के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखो ध्यान रखना, अगर कभी लिखा हो कि ई नॉट वैल्यू किसी के लिए भी, सपोज करो जेडन प्लस 2 से जेडन दिया है, जेडन का एग्जांपल लेते हैं, कुछ और लेते हैं, एक्स प्लस 2 से एक्स 0, बोले जी यहां से यहां जा रहा है और ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है अच्छी बात है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहां से यहां जाना अलाउड है, अलाउड यानी आप प्लस 2 से 0 में जा सकते हो, अलाउड है आपको। अलाउड मतलब इट विल गेन स्टेबिलिटी, इट विल गेन स्टेबिलिटी। अगर किसी के लिए पॉजिटिव है तो स्टेबिलिटी गेन करेगा, क्या करेगा? गेन। ये काम आसानी से हो सकता है, इजीली काम हो सकता है, क्योंकि भैया जब ये प्लस 2 से 0 जा रहा है तो वो पॉजिटिव हो रहा है, और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि काम आसानी से होगा, स्टेबिलिटी गेन होगी। लेकिन कभी ऐसा दिख जाए कि ई नॉट, कोई वाई नाम का कंपाउंड है, वाई प्लस 2 से वाई 0 या कुछ भी, और बोले कि भैया इसकी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव, इसका मतलब है कि मजा नहीं आ रहा, काम आसानी से नहीं होगा, है ना? नॉट दैट मच स्टेबल, नॉट दैट मच स्टेबल, वो इतना स्टेबल नहीं है इस काम में। अगर आप उसको प्लस 2 से 0 ले जाओगे तो वो इतना स्टेबल नहीं है ना? तो इसके ऊपर हम बातें करेंगे, आप नोट करो, एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं। देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास PYQ का, मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ई नॉट वैल्यू mn+3 से mn+2 जो ई नॉट वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अब हमें ये सोचना है कि पॉजिटिव क्यों है, मोर पॉजिटिव, ऊपर से एक वर्ड लिखा है मोर पॉजिटिव, ओहो, मतलब कि mn+3 से +2 होना अच्छी बात है, ऐसा क्यों? तो देखिए mn जो है वो होता है 3d5 4s2, क्योंकि इसका 25 होता है। लेकिन +3 का क्या मतलब है? देखिए +3 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से। +3 का मतलब है कि भैया आपने इसको 3d4 बना दिया है। देखो अभी हमारा नॉर्मल mn है, mn 0 में है, mn 0 में कैसा होता है 3d5 4s2, लेकिन +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 यहां से 1 यहां से, तो ये 3d4 है। +3 का मतलब 3d4। अब वो कह रहा है जी +2 में जाओ, +2 का क्या मतलब होता है? देखिए अगर mn+2 की अगर हम बात करें तो +2 का ये मतलब होगा कि सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए, यानी यहां पर कितना है 5, +2 का मतलब क्या है 3d5। तो एक्चुअली में कह रहा है कि +3 का मतलब होता है 3d4 और +2 का मतलब क्या होता है 3d5, तो 4 से 5 जाना अच्छी बात है। यस, रीजन क्या लिखेंगे? पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जब वो +4 से 5 में जाएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फटाफट इसे लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों एक चीज आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब देखिए जो O का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, और R का मतलब है रिड्यूसिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद को रिड्यूस करे, जो खुद को रिड्यूस करे, रिड्यूस करे। जैसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं, कोई बंदा है x+3 में, ये खुद को ले गया x+1 में, तो इसने रिड्यूस करा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो खुद को रिड्यूस करे, इसने खुद को रिड्यूस करा है तो हम बोलेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे समझना? जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडाइज, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। फॉर एग्जांपल Cr जो है वो +2 में है, सपोज करो Cr +2 में है, तो ये अपने आप को ले जाता है Cr +3 में, तो इसने क्या किया है? खुद को ऑक्सीडाइज किया है। अब खुद को ऑक्सीडाइज करने वाला क्या कहलाता है बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एग्जाम के लिए याद रखना, जो क्रोमियम का +3 है, क्रोमियम खुद को +2 से +3 में ले जाता है, इसलिए इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। रीजन क्या है? रीजन देखिए, जब क्रोमियम +3 में होता है तो क्या होता है इसके पास, समझिए। +3 का मतलब है क्रोमियम का ये है T2G3 जो कि हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड स्टेबल। ये T2G आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे मुझसे, मैं बता रहा हूं। क्रोमियम +2 से +3 में जाता है क्योंकि वो हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता है, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो क्रोमियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। आप इस बात का ध्यान रखना, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जो कॉपर का +1 होता है ना, ये लेस स्टेबल होता है, तो ये एक रिएक्शन शो करता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? जब कॉपर का +1 लेस स्टेबल होता है तो ये अपने आप को कॉपर +2 एंड कॉपर 0 में ले जाता है। कॉपर +2 मोर स्टेबल माना जाता है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल क्यों माना जाता है उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? पहला पॉइंट, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी। वैसे मेन पॉइंट तो यही होता है, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट अगर आप मुझे बता दो होमवर्क में तो मजा आ जाए, 2 पॉइंट सर्च मार लेना। वैसे मेन रीजन यही होता है कि मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर +2। कॉपर +2 का हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है, इसलिए वो स्टेबल होता है। तो कॉपर +1 अपने आप को कॉपर +2 बनाता है, ज्यादा स्टेबल बनाता है। दूसरा पॉइंट आप मुझे लिख के दिखाना इसका रीजन। अब देखिए एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? मेटल, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? एक मेटल होता है जैसे कोबाल्ट, इसने NH3 को अपने पास रख लिया, ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, टी मतलब ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि कोबाल्ट क्या है? ट्रांजिशन मेटल ही तो है। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाता है? तो रीजंस को समझते हैं। रीजंस, पहला रीजन क्या होता है कि इनके ऊपर होता है पॉजिटिव। कोबाल्ट यहाँ पर +3 में है, आपको पता नहीं है, तो कोबाल्ट पॉजिटिव होता है, तो हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, हाई पॉजिटिव चार्ज। जो ट्रांजिशन मेटल्स है, कोबाल्ट चाहे आयरन, देखो आयरन का देखो +3, क्रोमियम का देखो +3 +4, इनके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। दूसरा इनका होता है स्मॉल साइज, स्मॉल साइज,
है ना। ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। ट्रांजिशन मेटल्स के पास एक तो हाई पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा स्मॉल साइज, और तीसरा ये भी कह सकते हो कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। कुल मिला के ये जो कोबाल्ट है या आयरन है, क्रोमियम है, इनके पास खाली ऑर्बिटल होते हैं। खाली ऑर्बिटल है तो ये NH3 को अपने पास रख सकते हैं, भाई हमारे पास खाली कमरे हैं, आओ NH3 रहो यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ मैंने रीजंस बताए कि क्यों ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो अगला टॉपिक होता है कलर्ड कंपाउंड। अगर आप कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखोगे ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन, ये जो जैसे हमने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट का एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये कलर शो करेंगे। तो जनरली ये कलर कंपाउंड या कलर क्यों शो करते हैं, तो उसके पीछे रीजन होता है डीडी ट्रांजिशन। अब ये डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, ये तो आपको अगले चैप्टर में ही पता लगेगा जब आप मुझसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे। पर फिलहाल कलर कंपाउंड के पीछे रीजन होता है डीडी ट्रांजिशन। बस इतना ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर दिखाई देता है। फिर इसमें अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना होता है वो होता है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन कि हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अलॉय बनते हैं। आपने सुना होगा कि निकल को और कॉपर को मिला के अलॉय बना लेते हैं। गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में कई बार हम कॉपर मिला देते हैं, गोल्ड में है ना कॉपर मिलाते हैं। तो अलॉय का मतलब होता है चीजों को मिलाना, एलिमेंट्स को, एटम्स को मिलाना। तो हम अलॉय फॉर्मेशन क्यों कर पा रहे हैं, तो देखिए अलॉय हम इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, इनका ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होता है। एटॉमिक रेडियाई सिमिलर होता है। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, सिमिलर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑलमोस्ट, ऐसा मत लिखो, सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होता है ना, ड्यू टू एसिड ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग सिमिलर एटॉमिक रेडियाई कैन बी यूज्ड फॉर अलॉय। अलॉयज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, टी का मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट, इनका सिमिलर एटॉमिक रेडियाई है, सिमिलर साइज है तो आपस में मिल जाएंगे, अच्छे से घुल मिल जाएंगे बढ़िया से। अच्छा, इसके अलावा एक और टॉपिक हमें पढ़ना होता है, वो होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए जैसे मान लो मैंने कहा ये आयरन है, लोहा, ये लोहा है आयरन। अब लोहे के जो एटम्स होते हैं, एटम्स, ये एटम्स आपस में लगे हुए हैं ऐसे, लेकिन कुछ गैप तो बच ही जाता है। जैसे ये कुछ गैप है, ये कुछ गैप, एटम्स के बीच में गैप होता है, गैप एटम्स के बीच में गैप होता है। तो बाहर से हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, छोटे छोटे एटम्स जो होते हैं ना, इसमें जाके फंस जाते हैं, यानी जो छोटे छोटे जगह है उसमें जाके कार्बन जाके फंस जाएगा, बोरोन जाके फंस जाएगा, तो उनको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में छोटे एटम्स जाके ट्रैप हो जाए, छोटे एलिमेंट जाके फंस जाए, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है। इन सबकी डेफिनेशंस आपको नोट्स में मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब खास बात क्या है कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा, इनकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर ज्यादा पार्टिकल्स आ गए हैं, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और ये काफी हार्ड हो जाएंगे, हार्ड। ठीक है, इवन बोरोन वाला तो डायमंड जैसा हार्ड हो जाता है, ठीक है ध्यान रखना, तो काफी हार्ड हो जाते हैं। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इनके ना आपको कंपाउंड दिखाई देंगे, जैसे कि KMnO4, FeO, Fe2O3, ऐसे कंपाउंड दिखाई देंगे। KMnO4 ऐसा होगा तो आपको दिखाई देगा CrO4, ऐसे कंपाउंड दिखाई देंगे। कई बार Cr2O7 -2, ऐसे कंपाउंड दिखाई देंगे आपको, ठीक है ना। इनको हम ऑक्साइड्स कहते हैं, ऑक्साइड्स, ठीक है। अब इन ऑक्साइड्स की खास बात क्या है, खास बात यह है समझना कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है जिनके ऊपर चार्ज कम हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर Fe के ऊपर +2 होगा। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको निकालना आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हम ऐसे निकालते हैं, देखो जैसे 2x है, 2x और एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 7 पर हो गया -14, 2x -14 इक्वल टू में चार्ज कितना है -2, तो यहाँ से x आएगा +6, कैसे 14 तो जाके 12 हो जाएगा, तो +6, यहाँ +6 है। तो आपको ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो होते हैं बेसिक। क्या होते हैं, बेसिक, जैसे कि ये बेसिक नेचर का होगा, FeO कैसा होगा, बेसिक नेचर का। और जो बिल्कुल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, वो बेटा एसिडिक होते हैं। जैसे ये वाला कैसा होगा बताओ, ये +6 में, मतलब ये क्या होगा, एसिडिक, कैसा होगा, एसिडिक। और जो बीच के होते होंगे एम्फोटेरिक, जो बीच के होंगे मिड वाले, ठीक है ना, मिड ऑक्सीडेशन स्टेट, मिड मतलब जैसे कि +4 है ना, मिड मतलब +4, तो मिड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होंगे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। एम्फोटेरिक क्या होता है, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, दोनों नेचर होगा उसके अंदर। तो जो कम वाले होंगे बेसिक, ज्यादा वाले एसिडिक और बीच वाले, तो ऐसे आपको आइडिया लग जाएगा इस ट्रिक से कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं लेंथेनॉइड्स। देखो लेंथेनॉइड्स, अब हमारे पास आ गया लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। देखो लेंथेनॉइड्स और ये एक्टिनॉइड्स, देखिए दोनों ना F ब्लॉक एलिमेंट के पार्ट है। F ब्लॉक में हमें दो पढ़ना होता है, एक लेंथेनॉइड, एक एक्टिनॉइड्स, ठीक है। अब लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स में आपसे कोई कुछ नहीं पूछता, एक टॉपिक आता है इसके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यही पूछा जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसका परिणाम, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, कि भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है और इसका परिणाम क्या है। अब देखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेसिकली, कि जैसे लेंथेनॉइड की जो सीरीज होती है, सीरीज, ठीक है, तो हम सीरीज में जब आगे बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, तो साइज जो है ना डिक्रीज होने लग जाता है, साइज जो है डिक्रीज हो जाता है सीरीज में, साइज ना डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज, क्योंकि ना न्यूक्लियस क्या करता है, जैसे इस बात को समझना, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है,
और न्यूक्लियस का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचने लग जाता है। खींचने क्यों लग जाता है? क्योंकि यहां पर ना पुअर शील्डिंग, शील्डिंग मतलब रक्षा, पुअर शील्डिंग, शील्डिंग मतलब रक्षा ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहां पर ना एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जो एफ का जो पुअर शील्डिंग होता है, शील्डिंग मतलब कवच मान लो, कवच, रक्षा, कवच समझते हो? रक्षा कवच होता है ना, शील्डिंग, शील्ड करना, बचाना। तो जो एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ के एफ इलेक्ट्रॉन, वो बचा नहीं पाते, और जब बचा नहीं पाते तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको कौन खींच लेता है? न्यूक्लियस खींच लेता है। यानी कुल मिला के यहाँ पर जो पहरा है, शील्डिंग है, कमजोर है, कमजोर पहरे की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, तो साइज छोटा हो जाएगा, साइज हो जाएगा छोटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ना साइज डिक्रीज कर जाता है, उसी को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि व्हेन वी मूव इन सीरीज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, साइज डिक्रीजेस, और साइज का कम होना ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। देखो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है कम होना। अब इसके परिणाम क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो कॉन्सिक्वेंस बहुत सारे हैं, जैसे सबसे फेमस क्या है, ZR एंड HF, इनका साइज एक जैसा हो जाता है। ZR एंड HF समझो, ZR एंड HF सिमिलर साइज, सिमिलर रेडियाई, इनका रेडियाई सिमिलर हो गया। दो अलग अलग बंदों का साइज सेम है, इसके पीछे रीजन क्या है बताओ? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम। परिणाम क्या होगा? ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें साइज डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं साइज डिक्रीज हो रहा है, तो ध्यान रखना। तो ZR HF है सिमिलर रेडियाई, इसमें और लिख सकते हो कि 4D एंड 5D सीरीज, 5D सीरीज हैविंग सिमिलर रेडियाई, हैविंग सिमिलर रेडियाई, सिमिलर रेडियाई, कि 4D और 5D सोचो दोनों का रेडियस भी सेम हो गया क्योंकि साइज घट रहे थे, जो बड़े हैं वो छोटे हो गए, और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा सीरीज में। ठीक है, अगला लाइन लिख रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस अलोंग द सीरीज, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस अलोंग सीरीज, अलोंग सीरीज। हम जैसे जैसे ऐसे जाएंगे हमारा बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, सीरीज में आगे बढ़ने से साइज छोटा हो जाता है। अब सुनो, सेम होता है एक्टिनॉइड्स, ठीक है, और सेम इसके अंदर होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बस दोनों में फर्क क्या है? इसकी भी डेफिनेशन सेम है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सेम। जैसे इसके अंदर साइज घट रहा है वैसे ही एक्टिनॉइड्स के अंदर भी साइज घटता है जैसे जैसे हम सीरीज में जाते हैं। बस एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा और मजबूत होता है, मोर मोर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन समझते हो? इसमें ज्यादा ही साइज छोटा होता रहता है, समझ रहे हो? तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रांग होता है साइज कम करने में। अब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, 4 डिफरेंस लिखना है आपको, 4 डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। बाकी मैंने आपको बता दिया, यही सब आपके एग्जाम में आता है। और आपको मैं बता दूं कि जो लेंथेनॉइड है इसका एक प्रैक्टिकल यूज भी होता है लेंथेनॉइड का। इससे एक अलॉय बनाया जाता है, अलॉय, जिसको मिस मेटल कहते हैं, मिश मेटल, मिश मेटल। ये जो अलॉय है मिस मेटल, इसमें 95% लेंथेनॉइड होता है, लेंथेनॉइड्स, और बाकी बाकी चीजें इंप्योरिटी मिला दी जाती है ना, बाकी इंप्योरिटी मिला दी, जैसे कार्बन हो गया या कुछ 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 आयरन हो गया, कुछ कुछ मिला देते हैं इसके अंदर। तो अलॉय जो है लेंथेनॉइड्स का है। तो अलॉय क्या है? नाम है मिस मेटल, 95% लेंथेनॉइड्स होता है, बाकी मिलावट होती है, और ये इतना मजबूत होता है कि इससे हम बुलेट शेल्स बना सकते हैं, बुलेट शेल्स बना सकते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट भी बना सकते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। तो मजबूत मजबूत चीजें इससे बनाई जाती है। तो आपको बताना है कि मिस मेटल से क्या क्या बनता है, ये भी आपका होमवर्क है, कमेंट करना है जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। बाकी इस चैप्टर में आप ये सब पढ़ो, और जो मैं नोट्स दे रहा हूं उसको पढ़ लो, आपका चैप्टर रेडी है। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। लव यू ऑल, टेक केयर।